पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं उस परिंदे की तरह। ना राज है ज़िंदगी, ना नाराज़ है ज़िंदगी, बस जो है वो आज है ज़िंदगी। वेलकम बैक टू माई चैनल इजी इंग्लिश बाय कपिल। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश बाय कपिल में। और आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिटरमाइनर्स। आज बड़ी हार्दिक इच्छा थी मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा नजराना पेश करूँ मेरी शायरी का। और सच में दोस्तों, ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है, जो प्रेजेंट है वही हमारी ज़िंदगी है। ना पास्ट ज़िंदगी थी, ना फ्यूचर के बारे में किसी को पता है। हम क्या जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं। तो फिर हम कैसे जिएं? इसीलिए मैंने एक छोटा सा शायरी का नजराना पेश किया। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिटरमाइनर्स। चलिए, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। डिटरमाइनर्स दोस्तों होते हैं आपके, हम इसको कह सकते हैं निर्धारक, है ना। अभी निर्धारक क्या होता है पता है आपको? निर्धारक होता है, ये डिटरमाइनर्स भी नाउन से पहले लग करके, नाउन से पहले आएंगे, नाउन से पहले रख आकर के ये जो है नाउन को क्लैरिफाई करते हैं दोस्तों। नाउन की कंडीशन को, नाउन की क्वालिटी को, नाउन के जो भी इसके नाउन के बारे में एडजेक्टिव्स वगैरह जो भी होती है उसके बारे में बताते हैं। तो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी पड़ती है डिटरमाइनर्स के अंदर। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, पिछले वाले वीडियोज़ में हमने देखा था कि हमने आर्टिकल पढ़ा था। आर्टिकल डिटरमाइनर्स का एक भाग है, लेकिन उसको अलग से पढ़ाया जाना ज़रूरी था, इसलिए हमने उसको अलग से पूरा टॉपिक बना के दे दिया। अब वापस हम डिटरमाइनर्स में आर्टिकल को पढ़ेंगे, बट आर्टिकल को हम डिटेल्स में यहाँ नहीं पढ़ेंगे, और हो सका तो हम यहाँ पर इस आर्टिकल को स्किप भी कर लेंगे। तो हम आगे बढ़ लेते हैं पहले अपने रूटीन की तरफ। डिटरमाइनर्स कितने टाइप्स के होते हैं आइए देखते हैं। डिटरमाइनर्स को वैसे तो आप है ना अलग अलग ग्रामर के बुक्स में अलग अलग टाइप्स के डिटरमाइनर्स आपको बताए जाएंगे। जैसे किसी में 7 बताया जा रहा है, किसी में 8, कोई 8 बताता है, कोई 10 बताता है, सबके अलग अलग नंबर्स होते हैं। बट एक्चुअल में डिटरमाइनर्स जो होते हैं ना, जो ढंग से पढ़ने चाहिए, जो पढ़े जाने चाहिए, वो आपके 6 है ना। जैसे हमने आर्टिकल्स पढ़ा, आर्टिकल्स का टॉपिक हम पहले ले चुके हैं, तो मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा। दूसरा आपके डिटरमाइनर्स का प्रकार यहाँ दिया हुआ है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होता है? तो क्वांटिफायर्स वर्ड्स किससे बना हुआ है? क्वांटिटी से। क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? उसको बोलते हैं संख्या, नंबर, संख्यावाचक अपन कहते हैं। तो क्वांटी कोई संख्या बताने वाला कोई वर्ड किसी भी नाउन की, डिटरमाइनर्स क्या करता है? डिटरमाइन करता है। किसको डिटरमाइन करता है? नाउन को। और कैसे करेगा? नाउन से पहले आकर के। बात समझ रहे हो आप? तो नाउन से पहले आकर के कोई वर्ड अगर नाउन की कंडीशंस, नंबर्स, उसके एडजेक्टिव्स, क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताता है ना, तो वो डिटरमाइनर्स है ना। अब डिटरमाइनर्स है तो हम क्वांटिफायर्स की बात करते हैं, तो यही नंबर्स किसी नाउन के आगे आकर के हमें उसकी संख्या के बारे में बताता है, इसलिए हम इसको क्वांटिफायर्स कहते हैं। फिर बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इसको बोलते हैं कि प्रदर्शनवाचक, संकेतवाचक भी अपन इसको कह सकते हैं। जैसे अपन कहते हैं दिस, दैट, दिस, दोज, ये 4 प्रकार के डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। कोई वस्तु के बारे में बताते हैं ना, तो अपन उसको संकेत के रूप में कहते हैं कि देखो वो वस्तु, वह, यह, वो, ये सारे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर आते हैं। तो हम चौथी बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स का भी हमने पिछले टॉपिक में हमने जिक्र किया था। ऑर्डिनल्स और कॉर्डिनल्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसको अपन कॉर्डिनल्स कहते हैं। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। ये फर्स्ट 1, 2nd 2, 3rd 3, 3 1 2, ये जो है ना, इसको अपन बोलते हैं कॉर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये सारे डिटरमाइनर्स के अंदर आते हैं। जैसे अगर अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव्स की, तो ये क्या करते हैं कि जो ग्रुप ऑफ कोई थिंग्स या वस्तु कोई पड़ी हुई है, उसमें से प्रत्येक वस्तु को संबोधित करना होता है ना, तब डिस्ट्रीब्यूटिव्स काम आते हैं। आपने सुना होगा ईच एंड एवरी, है ना। आपने सुना नीदर, ईदर, ये 4 ही इसमें होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे मैं प्रत्येक व्यक्ति को बोल रहा हूँ, मैं हर एक व्यक्ति को कह रहा हूँ, मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ। तो ईच एंड एवरी उन्हीं प्रकार के वर्ड्स में से यूज़ किया जाता है, ये हमारे डिटरमाइनर्स है। और सेम एज अगर दूसरी अपन बात करें तो वही ईदर, नीदर, तुम में से कोई नहीं, तुम में से कोई एक, नहीं, 4 वर्ड हैं जिसमें यूज़ किए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं आपके लास्ट पजेसिव्स। पजेसिव्स क्या होते हैं? अपन हिंदी में तो उसको कहते हैं अधिकारवाचक। देखो, ये हम जो इसके प्रकार पढ़ रहे हैं ना, ये है बहुत ईजी। ये इनमें यूज़ होने वाले या काम आने वाले सारे वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब क्या है कि हम उसको डिटरमाइनर्स में पढ़ रहे हैं। हमें पता नहीं था कि इसको डिटरमाइनर्स कहते हैं, है ना। तो अब जब अपन पजेसिव की बात करते हैं, तो आपने बहुत कॉमन है, बच्चे भी जानते हैं, जैसे आई का माई, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, दे का देयर। तो ये सारे देयर, माई, योर, और ये सब क्या है? ये पजेसिव्स हैं।
तो हम इन सारे वर्ड्स को अपन क्या कहते हैं, डिटरमाइनर्स कहते हैं। और ये सारे 6 प्रकार के मोस्ट डिटरमाइनर्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ईजी है, कोई टफ नहीं है। तो हम इसको 1 बाय 1 स्टार्ट कर लेते हैं। आर्टिकल्स तो हो चुका है, तो मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखते हैं। क्वांटिफायर्स में अपन जैसे जो वर्ड्स की बात करते हैं ना, तो आपको इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। अब एक्चुअल में ये कोई नहीं पूछेगा सेंटेंस के अंदर आने वाला कि ये वर्ड कौन से प्रकार का डिटरमाइनर्स है, ऐसा सवाल कभी भी नहीं आता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो वर्ड्स इस्तेमाल किया जा रहा है बिफोर नाउन, तो वो वर्ड होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसका यूसेज कैसे कैसे होता है ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, एटसेट्रा। अब इसमें कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है ना। और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि हम अनकाउंटेबल नाउन के आगे यूज़ करते हैं, जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लेकिन कुछ एक ऐसे वर्ड हैं जो दोनों में काम आते हैं, चाहे आपके कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल, दोनों में कॉमनली यूज़ किया जा सकता है। और लेकिन उसका यूसेज जो है डिपेंड ऑन सेंटेंस होता है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं 1 बाय 1 का आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मैं फ्यू का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब फ्यू का मतलब होता है, इसको एक्चुअली में अपन ये हिंदी में इसको कहते हैं नगण्य, इक्वल टू 0। ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज आने वाला वर्ड है, बट ये वर्ड ध्यान रखना हमेशा यूज होगा आपके काउंटेबल नाउन से पहले। अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज़ प्लीज़ ना करें। जैसे मैं इसका मैं कह देता हूँ आपको, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन अमेरिका। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन अमेरिका। अब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि मेरे अमेरिका में नहीं के बराबर दोस्त है या दोस्त है ही नहीं, लेकिन कहीं पर भी नॉट लिखा हुआ नहीं है। अब ये नेगेटिव वाला सेंस कैसे आ रहा है, इस फ्यू से आ रहा है। जब भी कभी कहीं पर भी काउंटेबल नाउन से पहले अगर फ्यू का यूज़ किया जा रहा है ना दोस्तों, तब आप ध्यान रखें कि वह नेगेटिव प्रकार का सेंटेंस होगा, ठीक है। अगर मैं इसका यूँ कह देता ना कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, ये तो हो गया बिल्कुल नेगेटिव, नहीं के बराबर। अ फ्यू का मतलब बहुत थोड़े से, एक आध। हिंदी में मैं बोर्ड पे नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। अ फ्यू का मतलब है एक आधा, मतलब बहुत कम, इसको अपन एक आधे बोलेंगे। फिर अपन बात करते हैं द फ्यू की। द फ्यू का मतलब है कुछ एक, तो यहाँ बोलेंगे इसका मतलब है कुछ एक यानी एक दो, मतलब इन नंबर्स में एक या दो, ये इसका अ फ्यू, द फ्यू का अपन यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर द फ्यू का मतलब यहाँ यूज़ किया जाता है दोस्तों, तो द फ्यू का मतलब ये हुआ कि अमेरिका में मेरे कुछ दोस्त हैं, एक दो दोस्त अमेरिका मेरे हैं। आपको आई थिंक बात समझ में आ गई ना। कहीं पर भी सेंटेंस में अगर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज़ किया हुआ, लिखा हुआ, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ना, उस कंडीशन में ध्यान रखना कि फ्यू मतलब नेगेटिव, 0 के बराबर। ए फ्यू का मतलब है बिल्कुल एक आध, मामूली से अपन कह सकते हैं। द फ्यू का मतलब है कुछ एक, एक दो। सेम एज में सभी के एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, जो सिमिलर है उसका मैं एक एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं वहाँ पर भी आपको कुछ क्लेरिफिकेशन दे सकता हूँ। अब अपन बात करते हैं सम की। सम का भी मतलब होता है कुछ, ये भी काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। अगर अपन ऐसे कहें, देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, इसका मतलब क्या हुआ, कक्षा में कुछ लड़के हैं, ठीक है। कक्षा में कुछ लड़के हैं, तो ये सम का मतलब है काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। बट हम इस सम का प्रयोग अपन अनकाउंटेबल नाउन में भी करते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब एनी, अब अगर एनी की बात की जाती है दोस्तों, तो एनी एक ऐसा डिटरमाइनर्स है जो हमेशा या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा या यूज़ होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ये दोनों कंडीशंस आप ध्यान रखना। एनी का यूज़ कभी कोई भी सेंटेंस आप पढ़ के देख लो, या तो एनी वाला सेंटेंस होगा तो उसमें नेगेटिव सेंस होगा या इंटरोगेटिव सेंस होगा। कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम एनी डिटरमाइनर्स का प्रयोग करते ही नहीं है, अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कैसे होगा, हैव यू एनी सॉल्यूशन, क्या तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है इस समस्या का, कोई भी समस्या हो सकती है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो एनी का यूज़ किया। और अगर नेगेटिव अपन बोलेंगे तो आई डोंट हैव एनी बुक, आई डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो एनी का विशेष तौर से आप याद कर लें, एनी का यूसेज अपन करेंगे या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे बिफोर नाउन, और या फिर अपन इसका इस्तेमाल करेंगे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मच। अब दोस्तों मच एक ऐसा आपके डिटरमाइनर्स हैं जिसका प्रयोग आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले करोगे, ये काउंटेबल नाउन से पहले नहीं होगा। तो अपन अनकाउंटेबल नाउन से के लिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे कि ही हैज़ मच मनी। कभी कभी कहते हैं अरे उसके पास तो बहुत पैसा है। अब आप कहोगे सर पैसों को तो गिन सकते हैं ना, बट ऐसा नहीं है। अगर अपन गिनने की बात, अगर ऐसा बना उसके बाद 2 लाख 4 लाख कुछ लाख रुपए हैं या जो भी उसका अपन कह देते हैं, अगर ऐसे अगर फिगर वहाँ पर आ रहा है, नंबर आ रहे हैं, तब अपन मच का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अब धन है तो धन को अपन अनकाउंटेबल नाउन में मानते हैं। मनी, ध्यान रखना, अगर स्पेशल खाली मनी वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है दैट मीन्स इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। और अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई इसके पास 2 करोड़ 4 करोड़ 5 लाख 7 लाख इतने रुपए हैं, तो आप मच का प्रयोग नहीं करोगे। बाकी शर्त ये है कि मच का यूज़ आप सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन से पहले करोगे। मैंने एग्जांपल इसका दे दिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैनी काउंटेबल नाउन से पहले यूज कर। मैनी का मतलब भी होता है बहुत सारे, यहाँ पर भी इसका भी मतलब बहुत होता है, लेकिन ये दोनों बहुत बहुत का जो यूज़ है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नामों के हिसाब से किया जाता है। मैनी कह देंगे तो अपन कह सकते हैं माई फ्रेंड हैज़, मैं एग्जाम्पल करके बता देता हूँ आपको। माई फ्रेंड हैज़ मैनी होटल्स। माई फ्रेंड हैज़ मैनी होटल्स। मेरे दोस्त के पास बहुत सारी होटल्स है। मैनी यानी बहुत सारी। वर्ड, स्पेशल वर्ड का अर्थ लिखने का ज़रूरी नहीं, आप सुन लोगे तो आपको याद रह जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब इनके यूसेज एक बार आप सुन लीजिए। मैं एग्जांपल भी चलो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ एक बार। अब देखो इसका लिटिल का अपन यूज देख लेते हैं। लिटिल, ये ध्यान रखना, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, ये लगभग सिमिलर है इन तीनों के, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के। पर फ़र्क सिर्फ ये है कि इनका अपन यूज़ करेंगे बिफोर काउंटेबल नाउन और अपन इनका यूज़ करेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से पहले। क्लियर है? अब अपन इसका यूज़ कर लेते हैं। सी गिव मी लिटिल वाटर। अब यहाँ इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसने मुझे पानी नहीं दिया, है ना। बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल कम, बिल्कुल कम मतलब है नहीं के बराबर। दोनों लिटिल अप या फ्यू अपन कह दें तो इसका यूसेज सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है विदाउट एनी नॉट। यहाँ पर लिख दिया सी गिव मी लिटिल वाटर। अगर मैं इस सेंटेंस की यहाँ पर ए लिटिल यूज़ कर देता तो बहुत थोड़ा सा ऐसे बोलेंगे अपन, बहुत थोड़ा सा, उसने मुझे बहुत थोड़ा सा पानी दिया पीने के लिए, एक घूंट जितना भी नहीं। और अगर मैं कहूँ इसको द लिटिल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा, बहुत थोड़ा तो नहीं, एक तो बिल्कुल नहीं, एक बहुत थोड़ा और एक थोड़ा सा, उसने मैं थोड़ा मुझे पानी दिया पीने के लिए। तो ये यूसेज हो गया अपना लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का। ये तीनों का सेंटेंस अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली मीनिंग समझाना है कि भी इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग एक्चुअल में क्या है। सेंटेंस में अगर कोई भी ऐसा मैं हज़ारों वर्ड्स सेंटेंस अगर एग्जाम्पल ले लूँगा तो भी इसका मतलब नहीं है। आपको मूल बात समझानी है कि ये मूल बात, ये वर्ड्स क्या कहते हैं, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं बता दिया। अब इन तीनों के वर्ड्स के मैंने मतलब आपको बता दिए, ठीक है। अब अपन अपने डिटरमाइनर्स का अगला प्रकार पढ़ते हैं। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की, बात कर रहे हैं अपन डिटरमाइनर्स की। तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, ये संकेतवाचक टाइप के एक डिटरमाइनर्स होते हैं। ये भी 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। अब ये यूसेज अपन बचपन में पढ़ चुके हैं 3rd 4th 5th 7th क्लास के अंदर। दिस का यूज अपन कब करते हैं, कोई वस्तु नज़दीक के लिए हो, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई सेल फोन। दैट का यूज़ अपन कब करते हैं, जब कोई चीज़ दूर हो हमसे, जो हमारी रेंज में नहीं हो, तब दैट का यूज़ करते हैं। हाँ यस, दैट्स बॉय, दैट्स माई बेस्ट फ्रेंड। दीज का अपन यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ नज़दीक में हो और इन प्लूरल फॉर्म में हो, यानी कोई संज्ञा का बहुवचन रूप होता है ना, बहुत सारी नंबर ऑफ संज्ञा वहाँ पर हो या संख्या में हो कोई वस्तु या चीज़, तब आप दीज का यूज़ करते हो। सेम चीज़ अगर वो चीज़ें दूर है और आप वहाँ पर बहुत सारी संख्या में है वो, तो अपन दोज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप चाहो तो लिख सकते हो कि जैसे मैं बता चुका हूँ, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई सेल फोन, दैट फैन इज़ मूविंग स्लो। और अपन कह सकते हैं दीज आर मैंगोज, दोज आर गर्ल्स। ये सारे दूर हैं तो वो दोज हैं, दीज नज़दीक में है, तो इस प्रकार से अपन इनका यूसेज करते हैं। उसके बाद आपके चौथे प्रकार का डिटरमाइनर्स आता है दोस्तों, वो आता है नंबर्स का। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखो नंबर्स को 2 प्रकार में अपन बांटते हैं या याद करते हैं। एक होता है कोऑर्डिनल्स होते हैं दोस्तों, और एक आपके होता है ऑर्डिनल्स। तो कोऑर्डिनल्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनल्स बहुत सिंपल है, ये होते हैं 1 2 3 एटसेट्रा। अपन जब ऐसे गिनती बोलते हैं ना नंबर्स, तब इन सारे नंबर्स को अपन कोऑर्डिनल्स कहते हैं। और अगर आप इसको ऐसे कहोगे 1st 2nd
थर्ड। तो ये जो है ना दोस्तों, ये आपके ऑर्डिनल्स हैं। आई बात समझ में? ऑर्डिनल्स में हम किसी भी संख्या या कोई भी जो संख्या होगी उस संख्या की अपन कंडीशन स्थिति के बारे में बता देते हैं। ये बता दें खाली नंबर्स। अगर मैं कहूँ 2 मैंगो तो वो डबल 2 मैंगो हो जाएंगे, यानी कि संख्या बता दी मैंगो की। अगर मैं कहूँ सेकेंड मैंगो तो दूसरा वाला मैंगो, थर्ड मैंगो तो तीसरा वाला मैंगो। यहाँ नंबर्स, वो संख्या नहीं बताई जा रही है, यहाँ बता रहे हैं उनकी स्थिति कि वो कितने नंबर पर है वो स्थित हैं। ठीक है, इसलिए अपन नंबर्स में भी डिटरमाइनर्स में पढ़ते हैं कॉर्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स के रूप में। ठीक है, अब अपन अगला वाला 5वां प्रकार पढ़ लेते हैं। यहीं पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये भी 4 ही होते हैं, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। ईच, एवरी, इधर, नीदर। अब आपको इन चारों के यूसेज सीखने हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों ईच की, है ना, तो ये ईच और एवरी का यूसेज में अक्सर बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं कि ईच और एवरी का यूज हमको कहाँ करना है। अपन पहले ईच की बात करते हैं। अगर बोलने वाले को पता है कि कितने नंबर्स हैं, कितने लोगों से वो बात कर रहा है, उन सारे मौजूद लोगों में से हर एक को संबोधित करना है। मैं एग्जांपल से इसको और क्लियर कर सकता हूं। जैसे कि अब अगर मैं कह दूं ईच बॉय विल जॉइन द एग्जाम, यानी अब कोई अध्यापक ऐसा कह रहा है क्लास में मौजूद बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो उन बहुत सारे बच्चों में हमें नंबर्स पता है कि 30 बच्चे हैं, 25 है, 20 है, 15 है, जो भी है। अगर बोलने वालों को सभी वो नंबर्स पता है ना, तो उनमें उनके लिए वो ईच का प्रयोग करेगा। ईच बॉय विल जॉइन दिस एग्जाम, मतलब बोलने वालों को पता है कि 15 के 15 बच्चे इसमें भाग लेंगे, है ना। ईच का मतलब क्या होता है? हर एक। और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। हर एक का मतलब है तुम जितने लोग मौजूद हो उनमें से हर एक को यहाँ ये काम करना पड़ेगा। बात आ रही है ना समझ में? अगर मैं यहाँ पर ईच की जगह एवरी का प्रयोग करता तो हो सकता था कि भी बोलने वाले को ये नहीं पता है कि वहाँ कितने नंबर्स या कितने लोगों को आप संबोधित करो, क्लास में कितने बच्चे हैं। वी कांट काउंट एट द टाइम, हम उसको गिन नहीं सकते सबके सामने कि भी 1 1 2 1 2 3 4 5 ऐसा गिन नहीं सकते हैं। तो जब पता नहीं होता है नंबर्स का, तब तो अपन यूज़ करते हैं एवरी का। और हमें नंबर्स पता है कितने नाउन वहाँ मौजूद हैं, तब आप यूज़ करते हो ईच का। अब यहाँ पर एक सवाल ही खड़ा होता है, आप लोग पूछोगे सर हमें एग्जाम में सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर नंबर्स कितने हैं? तो इसके लिए अपन एक काम ये करते हैं कि आपको गैस करना पड़ेगा दोस्तों। अगर मान लो कोई मिनिस्टर है या कोई भी अगर ये रिप्रेजेंटेटिव्स है या कोई भी पॉलिटिकल का कोई नेता वगैरह जो भी हो, वहाँ अब भीड़ में 5000 की भीड़ हो सकती है, 50 की भीड़ हो सकती है, कितने की भीड़ हो सकती है। तो वो क्या करेगा कि इस प्रकार अगर इंग्लिश में वो स्पीच दे रहा है मान लो, हालांकि हमारे भारत के नेताओं में काबिलियत नहीं होती है कि वो इंग्लिश में स्पीच दे दे, फिर भी मान लो मैं एक बार मान लेता हूँ स्पीच दे देता है वो, उस कंडीशन में वो क्या करेगा? एवरी का यूज़ करेगा। भीड़ को अपन गिन नहीं सकते हैं, तो एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री, एवरी पर्सन ऑफ दिस स्टेट, एवरी पर्सन ऑफ दिस सिटी, वो ऐसे करके संबोधित करेगा क्योंकि उसको पता नहीं कि हाउ मेनी पीपल्स देयर आर, कितने सारे वहाँ पर लोग हैं। तब आपको जैसा सेंटेंस है उसके हिसाब से आपको गैस करके आपको ईच और एवरी का प्रयोग वहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि कुछ सेंटेंसेज में ग्रामर के बुक्स में भी और कई बार इंग्लिश के बुक्स में भी ये दोनों सेंटेंस, दोनों वर्ड साथ में लिखे हुए आते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी बॉय एंड गर्ल, हर एक लड़का, हर एक प्रत्येक जना बोलते हैं ना सर, तो कभी कभी दोनों भी लिखा जाता है। तो दोनों को भी आप गलत नहीं कर सकते, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में तो आपको एक को प्रीफर करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपको सबसे पहले जो है सेंटेंस को पढ़ना जरूरी होगा। सेंटेंस पढ़ने के बाद में आप ही गैस करोगे कि जितने यहाँ पर नाउन्स का जिक्र किया जा रहा है वो नाउन्स नॉन है, उसके नंबर्स नॉन है, हमें पता है या नहीं पता है। उन दोनों को गैस करने के बाद में आप ईच एंड एवरी का यूज़ डिसाइड करोगे। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि ईच और एवरी का यूसेज कब करना है। दोबारा मैं बता देता हूँ कि एवरी आप यूज़ करोगे जब आपको नाउन के नंबर्स पता नहीं है, और जब आप ईच यूज़ करोगे तब करो जब आपको नाउन के नंबर्स पता हो। आई बात समझ में? अब अपन बढ़ते हैं अगले वाले हमारे डिटरमाइनर्स की तरफ। देखिए, और वो एक्चुअली मैं वो टॉपिक मैंने बोर्ड तो इरेज में रब कर दिया, लेकिन मैं इधर नीदर का यूज़ कराना भूल गया। तो पहले इसका भी एक बार आप सुन लीजिए। आइदर
नाइदर मतलब है कोई नहीं, यहाँ पर फिक्स है नंबर, मतलब दो नंबर हैं नाउन्स के, यानी कि दो यहाँ पर नाउन है ना। इधर में से, तुम में से कोई भी एक, इधर यानी तुम में से कोई एक, और नीदर का मतलब है तुम में से कोई नहीं। सिंपल सा इसका मतलब है, अभ्यास कर लो। अगर कोई ऐसा बोलता है ना, ईदर ऑफ यू, कोई ऐसा कह दे ईदर ऑफ यू कैन टेक दिस, कोई ऐसा कह दे, इसका मतलब क्या हुआ, तुम में से कोई भी एक जना इसको ले सकता है। अगर यहाँ पर कोई कह देना नीदर ऑफ यू कैन टेक दिस, तुम में से कोई इसको नहीं ले सकता, तो तुम में से कोई नहीं, तुम में से कोई एक। अब तुम में से कौन, कितने नंबर यहाँ पर है, दो नंबर, यानी दो यहाँ पर नाउन है, उनमें से कोई भी एक की बात की जा रही है। तो ईदर नीदर भी बहुत सिंपल है, कोई भी दो में से कोई भी एक और दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, ये हमारा था डिटरमाइनर्स का प्रकार था। अब अपना लास्ट डिटरमाइनर्स बचा हुआ पजेसिव, हम उसको अपन देखते हैं। अब देखते हैं, अब देखो पजेसिव्स बहुत सिंपल है। मैं पहले बता चुका हूँ कि अधिकारवाचक शब्द हैं, आपने कई बार सुना होगा। मैं इसमें इस प्रकार से लिखता हूँ, आई का पजेसिव माई होता है, और वी का पजेसिव और होता है, उसके बाद में शी का पजेसिव हर होता है, ही का हिज होता है, उसके बाद में दे का देर होता है, और यू का योर होता है। बस आपको इतने याद करने हैं, माई और हर हिज देयर यू। ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके क्या है, पजेसिव्स है। ये सब्जेक्ट्स हैं और ये इन सब्जेक्ट्स के पजेसिव्स हैं। अगर आपको याद हो, मैंने जब पिछली बार जब टेंस का पढ़ाया था, पैसिव वॉइस पढ़ाए थे, तब मैंने आपको टेबल लिखवाई थी। आप मेरा वीडियो जरूर देखना हो, उस वीडियो में मैंने कुछ पर्सनल प्रोनाउन की टेबल आपको बना के बताई थी। उसमें सारे पजेसिव्स, ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स का मैंने साइड में यहाँ पर बताया था। तो एक बार आप फिर से इसको देख लो, बहुत सिंपल है। पजेसिव का मतलब है कोई ऐसा नाउन, पजेसिव डिटरमाइनर्स का मतलब है कोई ऐसा नाउन जिससे पहले कोई एक पजेसिव वर्ड आना चाहिए। मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका, सारा, है ना। तो ये सारे सारे आपके पजेसिव्स हैं दोस्तों। इनके यूसेज मैं एक बार बता देता हूँ। दिस इज़ माई पेन, पेन की बार बार क्या करें, जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ माई लंबरगिनी, दिस इज़ माई एरोप्लेन, है ना। और दिस इज़ हिज बैग, दिस इज़ हिज स्कूटी। ये सारे के सारे आपके जो है पजेसिव्स के अपन यूज़ करते हैं। तो ये हमारा इतना सा टॉपिक था आज का डिटरमाइनर्स का। और आज के टेस्ट के लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आप लोग देखते रहिए। एक आप लोगों से मेरे को ये शिकायत है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो। पता है थोड़ा सा बोरगस लगता है पढ़ने में, इंग्लिश इतना माथा खाती है। उसके बावजूद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पूरा देखें, टेस्ट को जल्दबाजी में ना करें, पूरा टेस्ट देखें आराम से। पूरा वीडियो देखने के बाद आप टेस्ट दोगे तो आपको ज़रूर उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच अगेन। और इसको बहुत सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। थैंक यू सो मच।